नमस्कार मित्रों, अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत लाभदायक होने वाला है। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। साथियों, ये श्रृंखला आप लोगों के लिए हमेशा चलती रहेगी। एक प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के लिए रोज में लेकर के आता रहूंगा और यहां पर हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर होंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। साथियों, जितने भी पूरे इंडिया में अगर आप कहीं से भी किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो और हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो इन प्रैक्टिस पेपर को जरूर सोल्व करना और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना साथियों, और लाइक और शेयर जरूर करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगला वीडियो आए और उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर करें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें साथियों। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस पेपर है और उस प्रैक्टिस पेपर का टॉपिक है साहित्य इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य का इतिहास में पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको करवाऊंगा और बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के लिए इसमें अच्छे होंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर पहला है और एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, स्पीड के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और आप भी पढ़ाई जब कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस के हिसाब से कहां ये इसका पहला दूसरा तीसरा इस तरह से आप भी आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आप लोगों के लिए पहला प्रैक्टिस पेपर। तो पहला प्रैक्टिस पेपर है साहित्य इतिहास लेखन। साहित्य इतिहास लेखन में पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य समग्र इतिहास नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास। ये हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास ये एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। विजय देव नारायण शाही, राम किशोर शर्मा, भगीरथ मिश्र या फिर हेमंत कुकरेती। तो आप इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर, अच्छा सा आंसर आप लोगों के मिलना चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा बी आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर, राम किशोर शर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम किशोर शर्मा। अगला प्रश्न यहां पर आता है और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण की त्रिमुनि के रूप में किसे नहीं गिना जाता? तो संस्कृत व्याकरण में जो त्रिमुनि के रूप में पतंजलि को, कात्यायन को, हेमचंद्र को या पाणिनि को, किसको नहीं गिना जाता? तो मेरे मित्रों, किसको नहीं गिना जाता? हेमचंद्र को जो है संस्कृत के त्रिमुनि के रूप में नहीं गिना जाता है। किसको नहीं गिना जाता? हेमचंद्र को नहीं गिना जाता है। अगला प्रश्न आता है यहां पर, रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं? तो रमणीयता के आधार पर जो काव्य के भेद किए गए हैं वो कितने भेद किए गए हैं? 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 6? तो कितने भेद किए गए हैं ये आप लोगों को बताना है। तो कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं। हो जाएगा क्या? कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं अगला यहां पर। अगला प्रश्न आता है 4th नंबर पर, स्वरूप के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए हैं? तो 3 भेद किए गए हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खंड काव्य की श्रेणी में नहीं आता है? इनमें से जो ग्रंथ है वो खंड काव्य की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। तो सुदामा चरित्र, रंग में भंग, गंगा अवतरण या पथिक, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसे हम लोग खंड काव्य की श्रेणी में नहीं लेते हैं? तो 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गंगा अवतरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा अवतरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके मुक्तक गे मुक्तक की श्रेणी में नहीं माने जाते? यानी कि गाने वाले मुक्तक की श्रेणी में नहीं माने जाते, वो कौन है? छठा क्वेश्चन है, रहीमदास, तुलसीदास या कबीरदास या फिर मीराबाई। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रहीमदास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साहित्य इतिहास लेखक और उनके द्वारा प्रयुक्त पद्धतियों के संबंध में सही सुमेलित यहां पर नहीं है।
तो बताइए इनमें से सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं होगा। चलिए, विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल, वैज्ञानिक पद्धति का गणपति चंद्रगुप्त, कालानुक्रम पद्धति का मिश्र बंधु, वर्णानुक्रम पद्धति का जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो मित्रों इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सातवां प्रश्न जो है उसका ध्यान दीजिएगा। विधेयवादी पद्धति रामचंद्र शुक्ल ने बिल्कुल, और वैज्ञानिक पद्धति गणपति चंद्रगुप्त ने, कालानुक्रम पद्धति मिश्र बंधुओं ने, लेकिन वर्णानुक्रम पद्धति जो है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, क्या नाम है? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास के रचनाकार कौन है? कौन है? सुमन राज्य या नीरजा माधव या सुकंत माथुर या हेमंत कुकरेती? बताओ इनमें से कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में करके दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ये बहुत अच्छा टॉप का क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास के रचनाकार कौन है? सुमन राज्य है या नीरजा माधव है या फिर सुकंत माथुर है या हेमंत कुकरेती है? इसका आंसर आप लोग बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? यार ये बहुत सिंपल सा आंसर है, और 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो ये किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। फिर अगला प्रश्न आता है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो ये तो आप सबको पता है कि इसके लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सही है क्या? इसके आंसर होगा गार्सा द तासी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? गार्सा द तासी, जिसको फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न आता है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता। बहुत बढ़िया कथन है भैया, ये आने के पूरे चांस हैं। आपका कमेंट आना चाहिए कि सर वाकई में जबरदस्त प्रश्न है। इस तरह से एक जो है प्रैक्टिस सेट रोज हो जाए ना तो मजा आ जाएगा, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी हिंदी साहित्य के इतिहास की। ठीक है, तो पहले पढ़िए और फिर उसके बाद में इन टेस्ट को दीजिए। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं कर सकता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? मतलब ये जो कथन है ये किसका है? तो 11वां जो प्रश्न है, ये उक्ति किसकी है? टी.एस. इलियट की, रामचंद्र शुक्ल की, जॉर्ज लुकाच की या श्याम सुंदर दास की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी.एस. इलियट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी.एस. इलियट। अगला प्रश्न है, सन 1888 में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था साथियों? बताइए 1888 में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इतिहास साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? मिश्र बंधु विनोद का, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी का, या हिंदी साहित्य के इतिहास का? और फिर आगे दिया हुआ है यहां पर, या हिंदी साहित्य के इतिहास का, या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आता है, ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब ग्रियर्सन का जो इतिहास कथन है उसमें इनमें से कौन सा सही नहीं है? ग्रंथ को काल खंडों में, यानी जो ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है उनमें से इनमें से कौन सा सही नहीं है, वो आपको ध्यान देना है। ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान, नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस तरह का इन्होंने ग्रंथ लिखा, और वो किसने लिखा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है? ग्रंथ को काल खंडों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, इस ग्रंथ में आधार स्त्रोतों का उल्लेख किया गया है, और काल विभाजन नहीं किया गया है। तो 13वें नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा?
काल विभाजन नहीं किया गया है। ये सारे तो सही है। ग्रंथ को काल खंडों में विभक्त किया गया है, सही है। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है और इस ग्रंथ में आधार स्त्रोतों का उल्लेख भी किया गया है, लेकिन काल विभाजन इसमें नहीं किया गया। तो ये यहां पर सही होगा आंसर, क्योंकि ये कहता है कि ये कौन सा इनमें से नहीं है, तो नहीं वाला आंसर है। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? बहुत जबरदस्त प्रश्न है और इस प्रश्न तो मतलब ये सोचो कि ये प्रश्न आने के पूरे पूरे चांसेज है भाई, इस बात का ध्यान रखना। तो 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और भक्तमाल, ये तीनों ग्रंथ आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य इतिहास या साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? कालक्रम एवं सन संवत, युगिन चेतना के आधार पर या प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार पर या उक्त तीनों के अभाव के कारण? बताइए, 14 नंबर का प्रश्न है और ये तीनों ही इसमें आएगा। कौन कौन सा कालक्रम और सन संवत आधार माना गया है, युगिन चेतना इसमें नहीं है, प्रवृत्ति विश्लेषण इसमें नहीं है, उक्त तीनों ही बातें इनमें नहीं है, इसलिए इतिहास ग्रंथ के रूप में इसको नहीं माना जा सकता। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इतिहास ग्रंथ के लेखक यहां पर किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को। किसको माना जाता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को। अगला प्रश्न है, गार्सद तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? अब इसमें से असत्य ढूंढना है भैया कि ये जो बातें लिखी हुई है, 4 ऑप्शन है, इनमें से गार्सद तासी के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया है, इनमें से कौन सा उसके उस ग्रंथ के लिए सुटेबल नहीं है? यह आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा। चलिए देखते हैं। इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में सी ऑप्शन आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें हिंदी तर भाषी कवियों का भी घाल मेल हो गया है। तो ये 16 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है गलत है? इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन ये ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता ही नहीं है, ये सही नहीं है। तो ये सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक का श्रेय जाता है। याद रखना, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक का श्रेय जाता है, किसको जाता है? ग्रियर्सन को, शिव सिंह सेंगर को, गार्सद तासी को या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को? तो 17 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको ध्यान देना है सी ऑप्शन। गार्सद तासी ने स्टार्ट किया था भैया। किसने स्टार्ट किया था? गार्सद तासी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा, याद रखना। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज है। इन प्रश्नों को अच्छे से ध्यान दीजिए और पढ़िए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न हम लोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर का। 18 नंबर में शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था मित्रों? सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो याद रखें, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, सन 1883 ईस्वी। 19 नंबर का प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से यहां पर क्या तात्पर्य होता है? तो इसमें साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का मतलब क्या होता है? वर्णमाला के अक्षर क्रम से कृतिकारों का परिचय या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित या फिर काल क्रमानुसार कवियों का परिचय या फिर जातीय परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। किसका तात्पर्य यहां पर बताया गया है? तो जातीय परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 20वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वें नंबर का प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? तो कितने कवियों का विवरण दिया है? लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
21 नंबर का प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो मिश्र बंधु विनोद के जो प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे 1813 में, 1903 में, या फिर कब प्रकाशित हुए थे? या 1914 में या 1913 में। तो कब प्रकाशित हुए थे? 1913 में प्रकाशित हुए। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया था? ओलतेर के द्वारा किया गया था। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? ओलतेर के द्वारा किया गया था। इसका ध्यान रखना। 22 नंबर के प्रश्न में एक बार आप भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि इसमें कौन सा सही है। मेरे हिसाब से तो ओलतेर ही इसमें आएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के षष्ठ भाग यानी कि रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर नगेंद्र इसमें आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा इसमें? डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था? हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, नागरिक प्रचारणी सभा काशी, वर्धा विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो किसके द्वारा किया गया था? बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। 25 नंबर का प्रश्न आता है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो हिंदी नवरत्न, हिंदी साहित्य, मिश्र बंधु विनोद, या फिर शिव सिंह सेंगर। तो कौन सा होगा? मिश्र बंधु विनोद। तो आपको सबको पता है मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो मिश्र बंधु विनोद का जो चतुर्थ भाग है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, गारसादा तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। गारसादा तासी ने क्या कौन सा ग्रंथ लिखा था? उस ग्रंथ के इतिहास का नाम आपको बताना है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान, ये तो किसका है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और तीसरा ऑप्शन इसमें आता है यहां पर, यह शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, ये तो है ही नहीं। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदू ये हिंदुस्तानी, तो यहां पर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला जो इतिहास ग्रंथ है वो हो जाएगा तुम्हारा मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, या भक्तमाल। इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो यहां पर आचार्य जो हमारे पंडित या हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप दोनों तरह से बोल सकते हो, तो उन्होंने इनमें से कौन सा इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, इस बात का ध्यान देना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का विकास। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, हिंदी भाषा का विकास। ये डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ये इन्होंने नहीं लिखा था। अगला प्रश्न है 30वें नंबर का प्रश्न है, गारसादा तासी के इस्तवार द ला लिटरेचर ये हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किसने किया था? किसने किया था, याद है आपको? चलिए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, परशुराम चतुर्वेदी ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने। ये तो आपने पकड़ लिया होगा, इसमें तो क्या आ जाएगा? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने आ जाएगा भैया। 31 नंबर का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है, ये आपको ध्यान देना है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, ये भी पकड़ लिया होगा आपने, किस पुस्तक के रूप में लिखा गया है? हिंदी शब्द सागर भूमिका के, हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया है। 32 नंबर का प्रश्न है, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या है सबसे अधिक महत्वपूर्ण? इस बात का ध्यान देना, युग चेतना का सिद्धांत। तो चलिए आगे देखते हैं, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? उपयोगिता का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन क्या है? उपयोगिता का सिद्धांत। तीसरा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत।
विकासवाद का सिद्धांत, तो इसमें ए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। इस बात का ध्यान देना, इसमें पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां पर ये युग चेतना का सिद्धांत, ये राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 33 नंबर का प्रश्न है, और 33 नंबर के प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या रहा है। जो साहित्य इतिहास है उसमें सबसे अधिक जो विवादास्पद कार्य है वो क्या रहा। रचनाकारों के जन्म स्थान व जन्म तिथि निर्धारित करना, या फिर रचनाकारों के जन्म स्थान व जन्म तिथि निर्धारित करना, रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करना, या काल निर्धारण व नामकरण करना। तो मेरे हिसाब से तो सबसे मुख्य बात यही है कि काल निर्धारण करना बहुत मुश्किल रहा, नामकरण करना बहुत मुश्किल रहा। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आता है, साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। तो साहित्य इतिहास में किस अंग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा, काल विशेष के रचयिताओं का, युगिन प्रवृत्तियों परंपराओं और धाराओं का तथा तटस्थ विश्लेषण का, या मत विशेष का प्रतिपादन, या पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, युगिन प्रवृत्तियों का, परंपराओं का, धाराओं का तटस्थ विश्लेषण, ये सबसे मुख्य रहा है। 35 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है, यहां पर तीसरा नंबर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या नाम है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो मेरे मित्रों, आपको शायद लगा होगा कि प्रश्न कैसे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यहां से मुझे पॉजिटिव मिलता है कि वाकई में सर बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो फिर हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू इस तरह के वीडियो आपके पास आते रहेंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके रोज आपके पास चलते रहेंगे। निश्चित रूप से आपका कमेंट आना चाहिए कि सर 100 क्वेश्चन रोज करवाइए या 50 क्वेश्चन रोज करवाइए। ये आपका कमेंट अगर आता है तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट 100% रोज देने वाला हूं। रोज एक वीडियो आपके पास आने वाला है, तो जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करना सबसे मेन है, क्योंकि जो तैयारी होती है ना, उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो मित्रों, आपका सपोर्ट और आपका व्यवहार ये आपके साथ है, और यही मुझे चाहिए, और आपकी मेहनत आपके साथ है। हमेशा व्यवहार के साथ साथ मेहनत भी बहुत जरूरी है। जो आपने पढ़ा है उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए निश्चित रूप से कमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।